नमस्कार साथियों। आज नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और कुछ पॉइंट हैं जिन पर मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगातार कई लोगों की कॉल आ रही है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। ऐसे लोग जिनसे बाद वालों के एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, उनके जूनियर्स के निकल चुके हैं, लेकिन सीनियर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो लोग उसी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें एक वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट पर वो लोग जाकर मेल करें और मेल करने के बाद रिस्पांस आ जाएगा और आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों की एक क्वायरी और भी है कि जिन्होंने जीएनएम किया, डिप्लोमा किया और उसके बाद उन्होंने पोस्ट बीएससी किया, अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें जो नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैं वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें सीधा सीधा सा दिया गया है कि जैसे आपने डिप्लोमा की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो डिप्लोमा की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको क्या करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा की पोस्ट के लिए डिप्लोमा की ही मार्कशीटों से अप्लाई किया है तो सही है, मतलब जीएनएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसमें अगर आपने पोस्ट बीएससी की डिग्री लगाई है तो वहाँ पर आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर आपने जीएनएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और जीएनएम के ही डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री की है लेकिन वहाँ पर उसकी डिटेल नहीं दी है और उसकी मार्कशीट भी नहीं लगाई है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसी कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट होगा। मान लीजिए आपने जीएनएम किया, उसके बाद आपने पोस्ट बीएससी किया, तो जब पोस्ट बीएससी किया और अभी जब फॉर्म आए तो आपको लगा कि मुझे जीएनएम में अप्लाई करना चाहिए, तो आपने जीएनएम में अप्लाई तो कर दिया और आपने क्या किया, वहां पर पोस्ट बीएससी के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, तो ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने जीएनएम के लिए अप्लाई किया है और जीएनएम के ही डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये समझने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए 2012 तक जनरल में बुलाया है फीमेल में, और 13 और 14 वाले अगर ये क्वायरी कर रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है, तो जिनको नहीं बुलाया गया है उनका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। पहली चीज़ तो हमको ये समझनी होगी, हमको देखना होगा कितने ईयर तक वालों को बुलाया गया है। दूसरा, हमने ये भी देखना है किस कैटेगरी में कितने ईयर तक वालों को बुलाया, मतलब हर एक चीज़ आप थोड़ा बारीकी से देखिए। थोड़ा सा देख के हवा में देख के उसको और फिर उसके बाद आप क्वायरी करें तो ये सही नहीं है। थोड़ा सा आप डीप उसको पढ़िए पहले अच्छे से। जो नोटिफिकेशन चिकित्सा चयन बोर्ड ने जारी किया है उस नोटिफिकेशन को कम से कम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वायरी करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ सही है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो आप देख लीजिए कि उस ईयर वालों को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। अगर मान लीजिए 2012 वाला अगर कोई क्वायरी करता है कि मुझे नहीं बुलाया गया है, तो पहले उसको देखना होगा कि क्या 2012 वालों को बुलाया गया है। अगर बुलाया गया है तो फिर वो क्या करेगा, वो मेल करेगा चिकित्सा चयन बोर्ड को और वहाँ से जवाब आ जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर 2012 वालों को बुलाया ही नहीं गया होगा तो फिर एडमिट कार्ड निकलेगा कहाँ से, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कंफ्यूजन में हैं कि कैटेगरी वालों को तो यहाँ तक बुलाया गया है, जनरल वालों को इतना कम क्यों। तो आप हर एक चीज़ अच्छे से देखिए कि कैटेगरी में या फिर जनरल जो सामान्य वर्ग है या फिर ईडब्ल्यूएस है,
उसमें किन किन लोगों को बुलाया गया है, वहां पर भी फिर अभी क्या है, एक होता है क्षैतिज आरक्षण, एक होता है ऊर्ध्व आरक्षण। एक तो सामान्य सीटें होती है, दूसरी सीटें क्या होती है, जो विकलांगों के लिए होती है, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए होती है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए होती है। वो भी हमको देखना होगा कि क्या जो बाद में बुलाया गया है वो किन को बुलाया गया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जहां जिस अगर मान लीजिए 2016 में या 15 में या 14 में, मान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए मैं जनरल की ही बात कर लेता हूँ, मान लीजिए जनरल में जो विकलांगों की सीट है और जो आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की सीट है और भूतपूर्व सैनिकों की सीट है, मान लीजिए वो 10 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और उसमें कैंडिडेट मिलते हैं सिर्फ 3 या 4 मिलते हैं, तो जो बाकी की बची हुई पोस्टें हैं वो सामान्य में जुड़ जाएगी। सामान्य मतलब उस कैटेगरी में जो सामान्य लोग होंगे, सामान्य वर्ग में नॉर्मल में जुड़ जाएगी, एससी में भी नॉर्मल में जुड़ जाएगी, एसटी में भी नॉर्मल में जुड़ जाएगी, ओबीसी में भी नॉर्मल में जुड़ जाएगी, और ईडब्ल्यूएस में भी नॉर्मल में जुड़ जाएगी। कहने का मतलब कि वो पेंडिंग नहीं रहेगी, वो साफ साफ आप सभी लोग जानते होंगे। और कुछ चीजें हैं, कुछ और भी मुद्दे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिग्री वालों को ज़्यादा बुला दिया है, डिप्लोमा वालों को कम बुलाया। तो ऐसा नहीं है। 30% उनका भाई, 30% उनका फिक्स है, 30% ही उनको बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा बुला दिया, वो जितना परसेंटेज डिसाइड है उतना ही बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि डिग्री वालों को ज़्यादा बुला दिया, जितना जिसका परसेंटेज फिक्स है उसको उतना ही बुलाया गया है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा में 1.5 गुना से ज़्यादा लोग बुलाए हैं, इतना हम कह सकते हैं। क्यों बुलाए गए हैं ये देखना होगा, लेकिन 1.5 गुना से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा SC ST OBC EWS क्या सामान्य की सीट काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी और EWS आर्थिक रूप से कमजोर, ये कैटेगरी वाले जितने भी हैं, SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, ये अपने ईयर में सामान्य सीट के साथ फाइट करेंगे, वहां पर सीट कटेगी। ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या सामान्य सीट कटेगी या नहीं, तो सामान्य सीट कटेगी। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल आज की डेट में सभी लोगों के, लगभग सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है, सभी लोग एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या मेडिकल कॉलेज की पोस्टों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी? विज्ञप्ति निकलेगी? क्या मेडिकल कॉलेज की पोस्टें निकलेगी? क्या वो पोस्टें भरेंगी? तो साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर वो पोस्टें भरेंगी तो सिर्फ हमारी वजह से। अगर हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो पोस्टें जरूर भरेंगी। पैसा नहीं लगना है। ईयर वाइज सिलेक्शन का मतलब आप लोग अच्छे से समझते होंगे। ईयर वाइज सिलेक्शन का मतलब है कि 1 रुपया किसी का नहीं लगेगा, 1 5 पैसा भी किसी का खर्च नहीं होना है। जो सीनियर है उसका नंबर पहले आएगा, जो उससे जूनियर है उसका नंबर बाद में आएगा, और जो उससे जूनियर है उसका नंबर उसके बाद आएगा। इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, बिना पैसे के भर्ती हो रही है। आप सोचिए, उत्तराखंड के अंदर ये पहली भर्ती होगी जो बहुत ज्यादा साफ सुथरी भर्ती होगी, और कहीं ना कहीं इससे सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि ये भर्ती अगर हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए सरकार कितना ज्यादा सरकार को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि मिलना भी चाहिए। एक साफ सुथरी भर्ती अगर सरकार कराने में सफल होती है तो मेरा मानना है कि सरकार को क्रेडिट मिलना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है, सरकार की एक अच्छी पहल होगी, और एक साफ सुथरी भर्ती कराना एक साफ सुथरी सरकार का फर्ज है, और सरकार को इसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्या है, धन सिंह रावत जी अगर इस भर्ती को और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवा देते हैं, तो मुझे लगता है उत्तराखंड जब से बना है तब से लेके आज तक की ये सबसे साफ सुथरी भर्ती होगी, और बहुत बड़ा क्रेडिट उनको मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन, लगातार 3 साल तक तो स्ट्रगल ही हुआ है इसमें, वर्षवार के लिए एग्जाम का प्रावधान था इसमें।
तो सोचिए, ये भर्ती अगर वर्षवार हो जाती है तो कितना बड़ा एक एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार है होने वाला था या हो सकता था, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और मैं अभी भी दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली भर्ती होगी जो बहुत साफ सुथरे तरीके से होगी। और मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के 3015 पद हैं, और यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो 3015 पदों पर वर्षवार नियुक्ति देकर यह ऐतिहासिक काम पूरा करें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए शायद। ये करप्शन रोकने का, ये भ्रष्टाचार रोकने का बहुत बड़ा एक कदम है, और इसको बहुत अच्छे से पूरा किया जाना चाहिए। और हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए हमें मंत्री जी से मिलना होगा और लगातार हमें आवाज़ उठानी होगी। अभी उत्तरकाशी में हमारी एक महिला साथी है जिन्होंने वहाँ पर विधायक जी को ज्ञापन दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने वहाँ विधायक जी को ज्ञापन दिया मेडिकल कॉलेज के 1400 पोस्टों के लिए, और बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं। अकेले गई वो, और अकेले जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया। मुझे ज्ञापन की कॉपी भी उन्होंने व्हाट्सअप की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से वो मैम बहुत ईमानदारी से, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अकेले ही चली गई, क्योंकि उनको जॉब चाहिए। उनका विज़न क्लियर हो चुका है कि मुझे भाई मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को निकलवाना है, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों का सबका विज़न क्लियर हो जाए तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। बस ज़रूरत है एक पहल की। ये ना सोचे कि आप आएंगे बबलू भाई, आप जब आएंगे या फिर जब 10 लोग इकट्ठा होंगे तब मैं विधायक से मिलूंगा, जब 20 लोग, ऐसा नहीं। कोई नहीं आ रहा, मुझे नौकरी चाहिए, मैं तो जाऊँगा या मैं तो जाऊँगी। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उस दिन भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी। तो साथियों, इतनी ही उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से, आप सब लोग जल्द से जल्द एक होकर आगे आएंगे और अपने अपने क्षेत्र में सब लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, आप सब लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने विधायकों को, अपने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे डीएम है, एसडीएम है, सबको ज्ञापन दीजिए कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। अगर हम ज्ञापन लगातार देते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हमें लगेगा इस भर्ती को पूरा करवाने में। धन्यवाद।